ब्रिटिश रूल। तो इस बुक में इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ कि ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेडिंग करने, राइट, बट दे ऑल्सो फेल्ट कि उनको दे हैड अ कल्चरल मिशन कि वो इंडियन लोगों को कुछ सिखाएं, ये भी उनके मन में था। जो इंडिजीनस, इंडी मतलब इंडिया, जीनस जनरेटिंग, जो लोकल सिस्टम था वो बहुत डिफरेंट था जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया। बॉयज़ की घर पे पढ़ाई होती थी पाठशाला या मदरसा में, गर्ल्स मोस्टली रिसीव नहीं करती थी एजुकेशन। और जो इंस्टीट्यूट बने हैं वो वेल्दी लोग करते थे क्रिएट, और एक टीचर गुरु या मौलवी सिखाता था। 1830 में विलियम एडम, अब लोग किसी और का नाम लेते हैं लेकिन सबसे पहले विलियम एडम 1830 में स्कॉटिश मिशनरी, मिशनरी मतलब क्रिश्चियन धर्म को आगे बढ़ाने वाले को कहते हैं मिशनरी। इनको कहा गया कि भाई जाइए इंडिया में देखिए कि ये जो इंडिजिनस स्कूल्स हैं लोकल वो कैसे हैं। तो वो गए बिहार बंगाल, 1 लाख पाठशाला मिले उनको, छोटे इंस्टीट्यूट्स थे, सिस्टम फ्लेक्सिबल था, गरीब से कम फीस, अमीर से ज़्यादा फीस, कोई बुक नहीं खरीदनी है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई एनुअल एग्ज़ाम नहीं है, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, इमेजिन वाह कोई एनुअल एग्ज़ाम नहीं होती, कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ है, एज वाइज सबको मिक्स किया हुआ है, अटेंडेंस नहीं होता था, पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी ये कॉर्नर में गाँव के, और स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं था ये, और लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होती थी, ग्रुप में पढ़ते थे और गुरु के घर भी जाते थे। तो उन्होंने देखा कि और ये फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाते थे, जब जब खेती का टाइम हो तो बच्चे पढ़ाई करने नहीं आते थे, तो उस वक्त स्कूल की छुट्टी, क्योंकि वो अपने बच्चों माँ बाप को हेल्प कर रहे हैं। चलिए, अब इंग्लिश एजुकेशन अंडर ब्रिटिश। अब इन्होंने चैरिटी स्कूल्स जो मिशनरीज के स्कूल्स हैं मद्रास में शुरू किया, कलकत्ता में, बॉम्बे में, ओके। उनको इनडायरेक्ट सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया 19th सेंचुरी तक। 1813 में चार्टर बना, उन्होंने कहा कि फंड्स दिया जाएगा एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन नेचर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बताया नहीं गया था। तो अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि एक ग्रुप कहता था कि इंग्लिश में पढ़ाओ, एक कहता था नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाओ, संस्कृत पर्शियन अरबिक में पढ़ाओ। तो जो कहते थे संस्कृत में पढ़ाओ पर्शियन अरबिक, उनको कहते थे ओरिएंटलिस्ट। दूसरा ग्रुप था उनको बोलते एंग्लिश इंग्लिश एंग्लिकिस्ट, बोले वेस्टर्न रेवोल्यूशन को पढ़ाओ। तो ये लड़ाई पूरी हो जाती है। अब आप देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, यही आपको एग्जाम में आएगा। ओरिएंटलिस्ट में कौन था? विलियम जोन्स, 1783 में आए हुए ये बंदे, विलियम जोन्स। तो इन्होंने कहा था कि बच्चे को उसकी लैंग्वेज में सिखाना चाहिए। वो लिंग्विस्टिक थे, संस्कृत के टेक्स्ट को पढ़ा उन्होंने, लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मेडिसिन। तो देखा यार ये तो बहुत काम की चीज़ है, बहुत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ओके। ही डिस्कवर्ड दैट मैनी अदर्स फ्रॉम ब्रिटिश वे स्टडिंग एंशिएंट इंडियन कल्चर, पढ़ रहे थे बहुत लोग, और उन सबसे मुलाकात हुई। अब इसमें 3-4 नाम बता देता हूँ। देखिए ये नाम, नेथेनियल हेड और हेनरी थॉमस कोलब्रोक, ठीक है। और उनको ये एंशिएंट इंडिया का नॉलेज के बारे में पता ही नहीं था, तो उन्होंने फिर ट्रांसलेशन शुरू किया और पर्शियन लैंग्वेज में लिखा। तो बोले कि इससे हमको यहाँ के हेरिटेज के बारे में मालूम पड़ेगा, और वो चाहते थे कि इंडियंस भी अपने हेरिटेज को जाने और एक सिस्टमेटिक पढ़ाई का तरीका हो और वो अपनी लैंग्वेज में पढ़े, ठीक है। अब ये दिया हुआ है इस पेज पे, क्या दिया हुआ है कि कोलब्रोक के साथ में, हेलहेड के साथ में, जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल शुरू किया 1784 में, और जर्नल शुरू किया एशियाटिक रिसर्चेस। तो इंग्लिश ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चाहते थे कि यहाँ के बच्चे यहाँ की भाषा में पढ़ें। अब आए वॉरेन हेस्टिंग साहब, गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के, उन्होंने इनको सपोर्ट किया। 1781 में उन्होंने बनाया मदरसा अरबिक पढ़ने, पर्शियन पढ़ने के लिए, इस्लामिक लॉ के लिए। 10 साल बाद 91 में बनाया हिंदू कॉलेज बनारस में, और ये जोनाथन डंकन ने शुरू किया ताकि एंशिएंट संस्कृत की पढ़ाई हो सके। फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत फेमस है, वो शुरू किया कलकत्ता में 1800 में, ठीक है। तो ये उन्होंने शुरू किया कि यहाँ के लोग यहाँ की चीज़ सीखें। अब आए एंग्लिसिस्ट, और वो आज तक हावी हुए हैं। ये बोले कि भाई नहीं, जेम्स मिल एक थे, थॉमस बेबिंगटन मैकले। अब थॉमस मैकले बड़े फेमस है। ये बोले ये सब फालतू फालतू चीज़ है और ये इन्फीरियर है वेस्टर्न नॉलेज से, इसलिए बोले स्टॉप वेस्टिंग टाइम, पैसा मत खर्च करो। तो अब वो याद है ना वो चार्टर,
वो रूल 1813 का, उसमें 1 लाख रुपीज़ दिया गया था एजुकेशन के लिए। तो इसमें दोनों पे झगड़ा हो गया। तो 1835 में गवर्नर विलियम बेंटिक ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया, जिसमें एंग्लिशिस्ट के बिलीफ को सपोर्ट मिला। फंड्स वेर नॉट टू बी यूज फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये भी हो गया, हायर एजुकेशन के लिए दिया गया। फिर 1844 में जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है उनको गवर्नमेंट जॉब, ये तय हुआ कि इंग्लिश पढ़ने वालों को जॉब मिलेगा। तो ये पूरी कहानी इंग्लिश की आज जो हम कर रहे हैं वो 1844 से है, वरना आज हम यूट्यूब हिंदी में ये मुझे वीडियो बनाना ही नहीं पड़ता हिंदी में, पहले से हम हिंदी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे लोगों का क्रेज चालू हो गया आज से 180 ईयर्स अगो। अब वुड्स डिस्पैच बड़ा फेमस है। 3 नाम है, मैं फिर से बोलता हूँ। जेम्स मिल, मैकले बड़ा बदनाम है इस चीज़ के लिए। और अब आए वुड्स डिस्पैच 1854 में। ये कब हुआ था? 1854 में कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने एक एजुकेशन डिस्पैच भेजा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। इसका नाम हुआ वुड्स डिस्पैच। ये भाई साहब का चेहरा यहाँ पे दिया हुआ है, चार्ल्स वुड। ओके, वो कौन थे? प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी, और उसमें एक एजुकेशन पॉलिसी दी हुई थी। ओके, जिसमें कहा गया था प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक की का सिस्टम इंस्टीट्यूशन तैयार किए जाएं। ओके, और वेस्टर्न एजुकेशन के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं। ओके, तो ये बोला कि इंग्लिश और यूरोपियन वे ऑफ स्टाइल उनको सिखाया जाए, तो वो वहाँ के जो गुड्स हैं यूरोपियन गुड्स वो उसको खरीदेंगे। हेल्प क्रिएटेड डिमांड फॉर पैसा, बिजनेस। मेन द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, ये उन्होंने इंग्लिश शुरू किया अपने फ़ायदे के लिए। और लर्निंग से उनको सिविल सर्विस में भी मिलते जाएंगे, जो हमारा जो सर्विस उनकी करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये सब चीज़ किया। इस पे देखो मेन पॉइंट्स दिया हुआ है। पहला, प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट रहेगा। हर प्रेसिडेंसी में बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में 3 ही तो है, यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट दिया जाएगा प्राइवेट स्कूल को। इंडियन एजुकेशन सर्विस इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो टीचर्स रिक्रूट करेगा। आज तक ये हो नहीं पाया, आफ्टर आफ्टर ब्रिटिश गांधी के बाद ये कैंसिल कर दिया गया है। ये आज वापस डिमांड की जा रही है इसकी कि टीचर्स अच्छे क्रिएट किए जाए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल रहेगा बच्चों के लिए, बाकी प्राइवेट कितने भी हो जाए। इंग्लिश मीडियम कंपलसरी होगा, लोकल लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी स्कूल और कॉलेज लेवल में। ये चीज़ें ध्यान जरूरी है। अब क्रिश्चियन मिशनरीज का भी स्वार्थ था, क्योंकि वो चाहते थे कि वेस्टर्निज्म और उनका कल्चर यहाँ फैले, क्रिश्चियनिटी फैले। और वेस्टर्न एजुकेशन रहेगा तो सोशल इविल्स जो बोलते थे यहाँ पे, यहाँ के तुम्हारा हर चीज़ सोशल इविल है, उसको निकालेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ पीपल टू क्रिश्चियनिटी साफ साफ लिखा हुआ है, उनका उद्देश्य था। 1857 में जब पहली बार भारत ने लड़ाई लड़ी, तो ब्रिटिशर्स ने फिर मिशनरी सपोर्ट को डायरेक्टली सपोर्ट करना बंद कर दिया। वो फील किया कि अगर हम यहाँ के लोकल ट्रेडिशन पे अटैक करेंगे तो लोग और सस्पिशन करेंगे, तो वो बैन कर दिए गए। पीछे पीछे चुपके चुपके सपोर्ट किया गया उनको। 1813 तक बैन थे वो। उसके बाद वो इस्टेब्लिश हुए डैनिश स्टेशन मद्रास और कोलकाता में। 19th सेंचुरी में बहुत सारे मिशनरी क्रिश्चियन स्कूल सेटअप हुए थे। ओके, अब इफ़ेक्ट क्या होगा, इफ़ेक्ट पूछ रहे हैं। तो ब्रिटिश ने हायर एजुकेशन पे ध्यान दिया। ओके, और लोकल मदरसा पाठशाला पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब कंपनी का वो 1854 वाला, ये भाई साहब आए 1854 वाले, चार्ल्स वुड, उसके बाद उसने इंटरेस्ट लिया। तो वर्नाकुलर एजुकेशन को चेंज करने के लिए, ओके, तो उन्हें बहुत सारे रूल्स बनाए। पाठशाला ने बहुत सारा रूल्स को फॉलो कर लिया, क्योंकि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो अब उनका अटेंडेंस लगने लग गया। दे बहुत सारे पुअर जो बच्चे थे, उनको भी स्कूल में आना पड़ा, चाहे उनके घर पे खेती हो रही हो नहीं हो रही हो। ठीक है, स्कूल नहीं आने मतलब बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, इनडिसिप्लिन में है बच्चा। अच्छा, लेकिन जो वेस्टर्न एजुकेशन था वो अपर मिडिल क्लास तक ही पहुंचा। वुमेन का एजुकेशन एनकरेज नहीं किया गया। और
जब इंग्लिश में पढ़ाई हुई तो बच्चे अपने लैंग्वेज कल्चर से दूर हो गए। अब बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स नहीं थे, और जो थे भी उनको सफिशिएंट फंड नहीं था उनके पास, हिंदी में मराठी मीडियम वालों के पास। द एडवांटेज ऑफ एजुकेशन एजुकेशन इंक्लूडेड लिबरल आइडियाज, कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, ये थॉट्स वहाँ से इंग्लिश मीडियम से आए। ओके, सो ये चीज़ यूज़फुल हुई नेशनल मूवमेंट में। अब लास्ट टॉपिक है नेशनल एजुकेशन। तो इसमें बहुत सारे इंडियन थिंकर्स और रिफॉर्मर्स ने एक्सप्रेस किया है कि वो कंसर्न थे। कोई बोले कि वेस्टर्न एजुकेशन से मॉडर्न इंडिया बनेगा, तो उन्होंने हेल्प ले लिया। नेशनल एजुकेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ ब्रिटिशर्स के रिप्रेसिव मूवमेंट्स के खिलाफ। सतीश चंद्र मुखर्जी ने एनसीई बनाया, एनसीई नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, 1906 में। इसका एम था कि यहाँ के लोकल लैंग्वेज में लोगों को पढ़ाना। इंग्लिश भी सिखाएंगे लेकिन मेन फोकस रहेगा लोकल लैंग्वेज पे। ठीक है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ इसी से वो शुरू हुए हैं, इस थॉट प्रोसेस से। अब महात्मा गांधी की बात चल रही है, रविंद्रनाथ टैगोर इसके बारे में क्या कहते हैं, दो है। तो महात्मा गांधी ने वॉज अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। वो बोले कि इससे हम इंफीरियर फील करते हैं खुद को, और ये हमें एनस्लेव कर रहा है, और ये ऐसा सिस्टम चाहिए जो इंडियंस को प्राइड करे, अपने कल्चर के बारे में प्राउड फील हो। ही वॉन्टेड इंडियन एजुकेशन टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड नॉट इंग्लिश। ठीक है, तो वो स्ट्रेंजर्स बन जाएंगे हम अपने लैंड में, जो आज अब हो रहे हैं। और रीड राइट करना नहीं, सिर्फ लिटरेट बनाना एम नहीं होना चाहिए। ओके, सिर्फ टेक्स्ट बुक लर्निंग से कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस पे भी वर्कआउट करना चाहिए। हाउ ऐसा एजुकेशन हो जहाँ गेन नॉलेज गेन हो और स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो, स्किल या क्राफ्ट लर्न करें, ये उनका आइडिया था। ओके, तो माइंड, बॉडी और सोल को नई तालीम या न्यू एजुकेशन प्रोग्राम मैंने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा था, उन्हें खुद का बना दिया विश्व भारती शांति निकेतन में 1901 में कलकत्ता में। और उन्होंने वो गांव में बनाया 100 किलोमीटर कलकत्ता से, और बोला क्रिएटिव लर्निंग नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है, क्लासरूम के बजाय क्लासरूम ओपन में होंगे, खुले पेड़ के नीचे। रोड लर्निंग बाय हार्टिंग नहीं था। ओके, क्रिएटिविटी को ज़्यादा फोकस किया, फाइन आर्ट, म्यूज़िक, डांस को इम्पोर्टेंस दिया गया। और जो स्कूल है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सिस्टम, वो बच्चे की क्रिएटिविटी को मार देते हैं। तो टीचर्स को इमेजिनेटिव होना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, और उसमें एक क्यूरियोसिटी डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बाकी दोनों लोगों ने गांधी जी और टैगोर जी ने ये सिमिलर व्यूज़ रखे थे, बट थोड़ा डिफरेंस था। गांधी जी क्रिटिकल थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, टैगोर जी कहते थे कि मॉडर्न में दोनों का मिक्स हो जाए। ओके, म्यूज़िक, डांस, फाइन आर्ट्स के साथ में साइंस टेक्नोलॉजी को सिखाया जाए। अब अरबिंदो घोष का एक पार्ट रह गया है। अरबिंदो घोष ने कहा था कि ऐसे सिटीजन बनाए एजुकेशन जो हमारी नीड्स और मॉडर्न कॉम्प्लेक्स लाइफ के थ्रू एडजस्ट हो जाए। ओके, वो इंडियन लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, और स्टूडेंट रूट कनेक्टेड है, बट एडवांटेज होना चाहिए वेस्टर्न का भी। तो और अरबिंदो वांटेड थे कि स्किल लर्न कर ले, सेम लाइक रविंद्रनाथ टैगोर जी की तरह उनका ख्याल था। ओके, तो ये हम चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट यहाँ फिनिश करते हैं।